हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वोकैबुलरी के लिए बहुत ही अच्छा मेथड, जहाँ पर हम बिना लिखे वर्ड्स याद करते हैं बाय हार्ट। है ना मजे की बात। और जो बच्चों के ऊपर कम्बरसम होता है वर्ड्स को पहले लिखें फिर वो उसको याद करें, तो ये कम्बरसम मैं आपके साथ बांटने आया हूँ। तो जितने भी जो न्यू यूजर्स हैं, है ना, जो नए व्यूअर्स हैं, उनको मैं बता दूं कि हम यहाँ पर सुन रहे हैं भागवत कथा, जिसके अंदर हम कृष्ण के जो लीलाएं हैं, उनके जो जीवन की घटनाएं, उनको हम देख रहे हैं। और इसके अंदर हम पहुंच चुके थे जरासंध, है ना, जरासंध, जो कि इसका भी आज हम देखेंगे क्योंकि हमारी आज की कहानी का ये प्रोटैगनिस्ट भी है, क्योंकि इसके बारे में आपको पता पड़ेगा कि इसका जो ये नाम है ना, तो इसकी जो नाम की जेनेसिस है वह कहां से हुई है। जेनेसिस मतलब उत्पत्ति, ओरिजिन। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, जेनेसिस, जिसका मतलब होता है ओरिजिन, है ना। तो इसके नाम की जो जेनेसिस है वो कहां से हुई थी, इसके पीछे इसका नाम जरासंध कैसे रखा गया और ये कौन था। तो जैसा कि हमने लास्ट वाले एपिसोड के अंदर देखा था कि जो ये तो उद्धव जी का जो वीडियो था, बीच में एक उद्धव जी का भी एक एपिसोड आया था जिसके अंदर बताया गया था कि उद्धव कौन थे, और वो बहुत ही ज्यादा लॉरेट थे, व्हाट यू कॉल एजुकेटेड थे, बट फिर भी ही वाज पुटिंग ऑन एयर्स, है ना। पुटिंग ऑन एयर्स ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, 3-4 बार अपना हो गया है इसके ऊपर डिस्कशन। टू पुट ऑन एयर्स, यह एकमात्र ऐसा फ्रेज है जहां पर आपको एयर का एयर्स देखने को मिलता है, और ये मैंने आपको बताया भी है। यह अगर आपके कभी फ्रेज आता है, सो डू नॉट थिंक इट्स एन एरर, इट्स नॉट, है ना। फाइन गाइस। तो पुट ऑन एयर्स का मतलब होता है हवा में उड़ना, दम्भ भरना, घमंड होना, उसको हम कहते हैं टू पुट ऑन एयर्स। तो वी शुड नॉट पुट ऑन एयर्स आफ्टर ट्रिवियल सक्सेस। कोई भी छोटी सफलता है, बड़ी सफलता के बाद में भी हमें कभी भी वी शुड नॉट पुट ऑन एयर्स, है ना। तो जो उद्धव जी थे उनके बारे में बताया गया था, एंड ही वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा, एंड दैट्स व्हाई उनकी एक गीता भी चलती है, उद्धव गीता। जैसे अष्टावक्र जी की है, वैसे उद्धव की भी गीता चलती है, वेरी फेमस वन। टाइम मिले तो आप कभी पढ़ें जरूर, राइट। एंड कल आपके पास वीडियो नहीं है, सॉरी आज आपके पास क्लासेस नहीं हो पाई, तो उसके लिए मी कल्पा, मी कल्पा का मतलब होता है माई फॉल्ट, है ना। तो मैं क्षमा चाहूंगा, मेरी गलती थी थोड़ा सा। मैं आई वॉज एंगेज इन ट्रेवलिंग, है ना, तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो मी कल्पा अगेन इट्स अ वेरी गुड वर्ड, लीगल टर्म है, आपको बहुत बार न्यूज पेपर पढ़ने को मिलेगा, एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलेगा। इसको याद रखने का तरीका बड़ा अच्छा है। कल्पा इज लाइक कल्पेबल, उसी से बना है कल्प्रेट, है ना, जो दोषी होता है उसको हम कहते हैं। इट्स अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है माई फॉल्ट। तो अगर आपको कभी भी किसी को सॉरी कहना है तो यू कैन से मी कल्पा, ऐसे करके कह दोगे तो सामने वाला समझ जाएगा। फाइन, ऑलराइट। तो जो ये कहानी है, जो आज की कहानी है, यह हम चलते हैं वापस, जो कृष्ण और बलराम ने जरासंध को छोड़ दिया था बहुत ही डेरोगेटरी फील कराकर। कैसा फील कराया था उसको? डेरोगेटरी, बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग, राइट। बहुत ज्यादा इंसल्टिंग फील कराया था उसको, उसका बहुत ही ज्यादा मॉक उड़ाया था, उसका बहुत ही ज्यादा जिब उड़ाया था, उसका बहुत ही ज्यादा स्कॉफ या जीर अपन कह सकते हैं, स्कॉफ आज देख लेंगे। तो उसका जीर उड़ाया था, है ना, जिसका मतलब होता है मजाक उड़ाना। तो अब क्या होता है कि जो जरासंध है, अब उसको 1 साल हो गया है, ये जरासंध है गाइस, अब इसको 1 साल हो चुका है, लेकिन ये अपना जो पेजोरेटिव, है ना, जो उसकी इंसल्ट थी, उसको यह भूला नहीं था। यह अभी भी वेंजियंस की आग में, वेंजियंस, रिटेलिएशन, रिवेंज, है ना, इसकी आग में वह जल रहा था। अब होता क्या है कि ही वॉज जस्ट टेकिंग स्ट्राइड, स्ट्रॉल, अपने कक्ष के अंदर वह स्ट्रॉल ले रहा था, स्ट्राइड ले रहा था। तभी जो इसके जितने भी मित्र थे, है ना, जो आपके, चाहे वह शल्य हो, चाहे आपके वो रुक्मी हो, चाहे वो आपके बानासुर हो, तो जितने भी इसके फिंडिश, फिंडिश कौन होता है? जो इविल है उसको हम कहते हैं फिंडिश। तो जितने भी इसके फिंडिश क्रॉनीज थे, क्रॉनीज भी आपको पता है, दोस्त, जो नए हैं उनको बता दूं, तो क्रॉनीज होते हैं गाइस आपके दोस्त, है ना। तो अपने वो फिंडिश क्रॉनीज को वापस मस्टर करता है एक जगह, और अब उनकी वह सभा होती है, और वह उनको सबको बुलाता है अपनी आर्मी को लेकर आओ, है ना। अब वह अपने अब आप देख सकते हैं यहां पर आपको इन्फेंट्री भी दिखेगी। ये वर्ड्स क्यों बता रहा हूं गाइस, इससे एक रूल भी बनता है ग्रामर का, वो भी बता दूंगा।
आपको कैवेलरी, कैवेलरी क्या होती है गाइस? कैवेलरी होती है ऐसी कोई भी सेना जो किसी जानवर के ऊपर हो, चाहे वो ऊंट के ऊपर हो, हाथी के ऊपर हो, घोड़ों के ऊपर हो, गधों के ऊपर हो, खच्चर के ऊपर हो, है ना, उनको हम कहते हैं कैवेलरी। और यह आपको न्यूज़पेपर में भी पढ़ने को मिलेगा, कैवेलरी ने कब जीता, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इन्फेंट्री होती है हमारी पैदल सेना, ये इन्फेंट से बना है, और ये दोनों ही वह संज्ञाएं हैं जो बहुवचन में नहीं बदलती है। ये हमने देखा भी था जब हमने नाउन पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया भी था। वापस सी, जिन बच्चों और जिन पेरेंट्स को या जिन टीचर्स को ऐसा लगता है कि भैया मैं तो अब वोकैब पढ़ रहा हूं तो ग्रामर कैसे पढ़ूंगा, मैं ग्रामर पढ़ रहा हूं तो मैं रीडिंग कैसे करूं, मैं रीडिंग कर रहा हूं तो वोकैब, भैया ये तीनों इंटरमिंगल्ड हैं, इंटरमिंगल्ड है। मिंगल्ड क्या होती है? एक दूसरे में समाये हुए, जिसको हम कहते हैं मिंगल्ड, है ना। आपने सुना होगा ना, आई एम सिंगल वांट टू गेट मिंगल, सिंगल हूं, मिलना चाहता हूं, जुड़ना चाहता हूं, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। So if you are going through vocabulary, you can see grammar. If you are going through grammar, you can see vocab and reading. If you are seeing reading, reading के समय तो आपकी vocab और grammar दोनों हमें practice करनी होती है ना। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा vocab और grammar के अंदर अपने आप को अच्छा कर रहे हैं, फिर जब हम reading करेंगे तब हम वहां पर उनको revise भी करते चलेंगे, vocabulary को भी, और जो rules आएंगे। तो यह आपने देखा होगा, यह उन अच्छे वर्ड्स में से है या उस नियम में से है कि वे संज्ञाएं जो कभी भी बहुवचन में तब्दील नहीं होती, जैसे कि जेंट्री हो गया आपके, है ना, लगेज हो गया, फर्नीचर हो गया, तो ये भी उनमें से है, ये बहुवचन में नहीं होती है। सो इन्फेंट्री इज ऑलवेज इन्फेंट्री एंड कैवलरी इज ऑलवेज कैवलरी। तो अब जरासंध क्या करता है? बाकी अपने सारे दोस्तों की सेनाओं को वापस इकट्ठा करता है और ये निर्णय लेता है कि इस बार क्या है कि हम मथुरा वालों को बताएंगे नहीं कि हम वी आर अबाउट टू वेज वॉर, हम उनके ऊपर इन्वेड करने वाले हैं। इन्वेड का मतलब होता है हमला, घुसपैठ, है ना, इसी से बनता है। जो इन्वेजन होता है ना, उसको भी हम यही कहते हैं। और इन्वेडर जो होते हैं, जो हमला करते हैं, जो बाहर से आते हैं, है ना, उनको हम कहते हैं इन्वेडर्स। तो अब यहां पर क्या है कि सब वापस एक जगह पर मस्टर हुए हैं। अब ये इनकी जो सेना है यह मार्च करती है। मार्च का मतलब क्या होता है? कूच करना। अब देखिए, मार्च हमारा महीना भी होता है, मार्च हम परेड को भी कहते हैं, और मार्च का मतलब वो कूच भी होता है ना। तो जो सेना है ये मार्च करती है मथुरा की तरफ। अब इनका क्या प्लान होता है कि अब यहां पर ये प्लान कर रहे होते हैं ना, जरासंध इसकी मूछें नहीं है, मैं बना देता हूं, राइट, सो दैट यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। तो इसकी मूछें होनी चाहिए, क्योंकि ये जितने भी बुरे लोग हैं उनकी दाढ़ी मूछें तो होती हैं, है ना। People they think that if you have beard and mustaches then you must be a rugged, you must be a loafer, you must be a goon, है ना। goon कौन होता है? गुंडा। तो अब ये जरासंध है और इसकी जो व्हाट डू वी कॉल मित्र हैं, जो क्रॉनीज हैं, जो इसका साथ दे रहे हैं, वो सब यहाँ पे बैठे हुए होते हैं। और जो यह अपमान का घूंट पी के बैठा है ना, जो इसको इतना ज्यादा पेजोरेटिव फील कराया था। पेजोरेटिव इज अ वेरी गुड वर्ड। पेजोरेटिव का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा इंसल्टिंग, राइट। तो अगर आप कभी स्कूल में है ना, मैं जब एमबीए कर रहा था तो एक बार टीचर ने मुझे कुछ कह दिया था, मैंने कहा मैम इट्स वेरी पेजोरेटिव स्टेटमेंट, है ना। पेजोरेटिव का मतलब होता है वेरी डेरोगेटरी, इंसल्टिंग, है ना। तो आप भी इसको कहीं पर अपने बहन भाइयों के साथ बाहर कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इट्स अ गुड वर्ड, न्यू वर्ड, पेजोरेटिव, दैट इज इंसल्टिंग, फाइन। तो अब ये बहुत ज्यादा पेजोरेटिव फील कर रहा होता है, लेकिन जो इसके कॉन्फिडेंट्स हैं, जो इसके क्रॉनीज हैं, वह कहते हैं कि तुम्हारे जैसा जो वेलिएंट योद्धा है, वेलिएंट योद्धा है ना, यह जो वेलिएंट योद्धा है वह कितनी बार भी हार जाए, है ना, लेकिन अगर मान लो 100 बार भी हारा है तो वो 101 बार भी, है ना, जीतने की क्षमता रखता है। तो तुम्हारा ये कैलिबर है, तुम हताश मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं और हम जरूर से जीतेंगे। हम इस बार जो हमारी मैनूवरिंग है, मैनूवरिंग क्या होती है? जो आपकी रणनीति है ना, तो जो मैनूवरिंग है आपकी बहुत ही सॉलिड है, जो आपकी रणनीति है। इस बार इनका था कि हम इनको बताएंगे नहीं, और रात को जब ये सो रहे होंगे तब हम तुम्हारे इनके ऊपर हमला करेंगे। और अब होता क्या है कि यह जो जरासंध है यह उनके उस प्रस्ताव से सहमत हो जाता है कि ठीक है, हम रात को जाएंगे और जब ये सो रहे होंगे तब हम चुपके से इनके ऊपर हमला कर देंगे, इनको आग लगा देंगे और तहस नहस कर देंगे। इस बार हम इनको चेतावनी नहीं देंगे। तभी वो अपने जो उनका चीफटन होता है, जो उनका कमांडर होता है, उसको बुलाते हैं, बोले कि जाओ
और अपनी सारी जो सेना है उनको बोलो कि हम रात को अब ऐसे ऐसे रुकने वाले हैं, अब हम इनके ऊपर हमला करेंगे, और उनको बोलो कि कल हम मार्च की तैयारी करें। तो अब ये कह के सारी सेना इकट्ठे हो जाती है और ये मार्च की तैयारी कर लेते हैं कि अब हम कल मार्च करेंगे, राइट। अब ये निकलते हैं और यहां पर जो अक्रूर जी हैं, है ना, अक्रूर जी हैं जो कृष्ण को बता देते हैं कि ऐसा ऐसा ये व्हाट यू कॉल जरासंध जो है ये वापस ऐसी हिमाकत कर रहा है। और दूसरी तरफ जो हस्तिनापुर वाले हैं उनको भी यह पता पड़ता है कि यह अब ऐसी हिमाकत करने वाला है। तभी जो यह कृष्ण नहीं है, यहाँ पे शंख नहीं होता है, दिस इज यहाँ पर एक टेलीस्कोप होता है ना। टेलीस्कोप इसलिए होता है क्योंकि अब जो इनकी सेना है, जरासंध की सेना वहां पर पहुंच चुकी है मथुरा के थ्रेश होल्ड पर। थ्रेश होल्ड क्या होता है? किनारा। ये मैंने आपको बताया था, ये आपको बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा, थ्रेश होल्ड, है ना। यस, सो जो थ्रेशोल्ड होता है गाइस, इट इज जो किनारा होता है उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड। तो अब ये ऑन द वर्ज, है ना। वर्ज भी क्या होता है? किनारा। ब्रिंक क्या होता है? किनारा, है ना। ब्रिंक होता है आपके जो बर्तन होते हैं, आपने देखा होगा ग्लास है, कटोरी, तो जो उनका किनारा है ना, तो उसको हम कहते हैं ब्रिंक। जैसे अभी आपकी गर्मियां आ रखी है तो मम्मा घर पर आमरस मैंगो शेक बनाती है ना, तो आपने देखा होगा वी वांट दैट आवर ग्लास शुड बी फिल्ड अप टू द ब्रिम। तो आप भी ब्रिम, सॉरी, ब्रिम, है ना। ब्रिम, ब्रिंक भी होता है, ब्रिम भी होता है ना। तो जो वेसल का किनारा होता है उसको हम कहते हैं ब्रिम, राइट। तो अब वहां पर अगर आपकी मम्मा कभी आपको बनाती है तो आप कह सकते हैं मम्मा फिल इट अप टू द ब्रिम, राइट। फिर जिसको आप बिना हाथ लगाए सिर्फ मुंह से पकड़ते हैं, है ना, तो इट्स अ वेरी गुड वर्ड। तो ऑन द ब्रिम ऑफ मथुरा ये सभी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और वो देख रहे होते हैं कि क्या मथुरा वासियों को यह पता पड़ा है कि हम ऐसा कर रहे हैं, या ये अभी तक अनभिज्ञ हैं, दे आर ऑब्लिवियन, उनको पता ही नहीं है ना। तो दे वर अनअवेयर, दे वर नॉट अवेयर ऑफ दैट कि जो ऐसा हो रहा, उन्होंने ऐसा प्रिटेंड करा था, है ना। दे डिड द शैरेड, डम शैरेड, है ना। तो ये जो शैरेड है, शैरेड का मतलब भी होता है नाटक, डम शैराड, राइट। तो दिस इज शराड। तो जो शराड होता है इसका मतलब भी होता है दैट इज नाटक। तो जो कृष्ण और जो मथुरा वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? अब एक शराड कर रहे हैं कि दे आर शोइंग दैट उनको पता ही नहीं है कि जरासंध क्या कर रहा है। दे वर ऑल्सो प्लेइंग अ ड्रामा, राइट। इट्स अ वेरी गुड वर्ड। शैरेड का मतलब ही होता है ड्रामा करना। अब वो ऐसे देखता है कि सैनिक उनको इशारा करेगा कि क्या वहां पर कोई हलचल है मथुरा की तरफ, तो यहां से वो टेलीस्कोप से देख रहा होता है। अब वो देख लेता है, उसको इशारा मिलता है कि वहां पर सब क्लियर है। तो अब ये क्या कहते हैं कि आज रात को हम यहीं अपना एनकैंपमेंट डालेंगे। अभी देखिए यहां पे बोलते हैं सो बिल्ड एन एनकैंपमेंट। एनकैंपमेंट का मतलब क्या हो गया? यहां पर डेरा। एनकैंपमेंट इज डेरा, फाइन। तो अब ये यहां पर एनकैंपमेंट डालते हैं, अपना डेरा डालते हैं रात को, और इनका प्लान होता है कि कल हम सवेरे वी विल बार्ज इनटू मथुरा। जैसे ही वो सवेरे दरवाजा खोलेंगे हम घुस जाएंगे, है ना। तो जब आप जबरदस्ती कहीं पे घुसते हो तो उसको कहते हैं बार्ज इनटू या फिर ब्रेक इनटू। जब आप चोरी छुपके से घुसते हो दैट इज नोन एज ब्रेक इनटू, राइट। जब आप खुलेआम जबरदस्ती कहीं पे घुसते हो दैट इज बार्ज इनटू। So they say that we will barge into Mathura as soon as they open the door. तो हम वहां पर बार्ज करेंगे। अब होता क्या है, यहां पर ये डेरा डालते हैं, तभी जो अक्रूर जी और जो कृष्ण है उनको पता होता है। जो अक्रूर जी अपनी पूरी मैनोवरिंग कर लेते हैं, अक्रूर जी कि ऐसा ऐसा है, राइट। अब अक्रूर जी जो है, अक्रूर जी इस बार कृष्ण और बलराम को सम्मिलित नहीं करते हैं। अक्रूर जी अपनी खुद की जो है इन्फेंट्री, कैवलरी, उनको लेकर अब ये पूरे इनको मैनोवरिंग करते हैं कि इनको कैसे कॉर्डन किया जाए, जरासंध की सेना को कैसे कॉर्डन किया जाए, कैसे बिसीज किया जाए। तो यह उनको बिसीज और कॉर्डन कर लेते हैं चारों तरफ से, और फिर यह उनको अब्लेज कर देते हैं रातों रात। क्या कर देते हैं? अब्लेज, चार्ड, टॉर्च्ड, है ना, उनको जला देते हैं। इट्स दे आर वेरी गुड वर्ड्स एंड वी हैव सीन दीज वर्ड्स मैनी अ टाइम्स। आपको वापस बता दूं गाइस, ये जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे यह वह प्लेटफॉर्म है बच्चा जहां पर आपका जो याद करने का जो ओनस है आपके कंधों पर,
वह मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिससे कि आपको याद नहीं करना पड़े, वह मैं आपको याद करवा देता हूं। बार बार रिवाइज, बार बार कहानियां, सेम वर्ड्स, न्यू वर्ड्स, है ना। तो हम कुछ नया सीखते हैं, पुराना भी रिवाइज करते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं आपको बार बार कहता हूं कि स्वामी विवेकानंद ने एक चीज कही थी कि आप नया पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन आप पुराना जरूर से मनन करें, रिवाइज करें, रीआइटरेट करें, रिप्राइज करें, रिकैपिचुलेट करें। सो दीज ऑल आर गुड वर्ड्स दैट वी हैव लर्न्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस। तो जो भी न्यू व्यूअर्स हैं गाइस, it's a suggestion to all of you that kindly go to the playlist and see the prior videos so that यहां पर भी आप कनेक्ट कर पाए। बेसिकली अगर आप पुराने नहीं देखेंगे और यहीं से देख रहे हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, बट ये है कि अगर वो देख लेंगे तो आपके वर्ड्स आपके सारे कंठस्थ हो जाएंगे, बाय हार्ट हो जाएंगे, सभी आपके दिमाग पर एनग्रेव्ड हो जाएंगे। एनग्रेव का मतलब भी मैं आपको बता चुका हूं, जो गुदा हुआ होता है ना, किसी दीवार पर, किसी मेटल के ऊपर जो हम उकेरते हैं उसको हम कहते हैं एनग्रेव्ड, राइट। तो अभी इनको व्हाट यू कॉल अब्लेस कर देते हैं और यहां से उसको वापस भागना पड़ जाता है, कृष्ण के हाथों ये वापस हार जाते हैं। अब ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो रखा होता है, कौन? जरासंध, है ना। अब ये यहाँ पे आपको एक मैं बहुत ही अपॉलिंग चीज बताता हूं, ये सुनकर आप बहुत ज्यादा अपॉल्ड होंगे, आप ये सुनकर बहुत ही ज्यादा स्टार्टल्ड होंगे कि जरासंध को कृष्ण ने 17 बार छोड़ा था। कितनी बार? 17 बार। और 17 की 17 बार उसको बुरी तरीके से वैंक्विश भी करा था, हराया भी था। लेकिन ये टांटिए की तरह है ना, वास्प जो होता है कि अगर आप उसको बाहर निकालो तो वापस वो वैसे ही आ जाता है। तो जरासंध भी उस वास्प की तरह हो रखा था कि बार बार हारता और फिर आ जाता। अब यहां पर उसको बहुत बुरा लगा है, उसके सारे क्रॉनीज यहाँ पे बैठे हैं और उसके क्रॉनीज वापस उसको पंप कर रहे हैं कि अरे तुम जैसा जो वेलिएंट है, तुम जैसा जो स्टॉलवॉर्ट है, हमने देखे थे बेटा सिनोनिम्स, वापस बता देता हूं कि तुम जैसा वेलिएंट बहादुर, तुम जैसा स्टॉलवॉर्ट, तुम जैसा इंट्रिपिड, है ना, अगर 100 बार भी हारा। तो यहां पे जरासंध बोलता है कि यार भाई तुम्हारी जो रणनीति होती है उसको मैं ट्राई कर चुका हूं, है ना, तुम बार बार कहते हो अपन ऐसे करेंगे, अक्षणी सेना हम लेके चलेंगे, और तुमने कभी सोचा है? तभी वहां पर एक बहुत रुक्मी का भाई होता है, रुक्मा, है ना, तो वो छोटा होता है, आप देखेंगे यहां पर वो यंगेस्ट अमंग ऑल है, वह सबसे छोटा है यहां पर, है ना। अब वो यहां पे कहता है कि महाराज आपको बार बार हमला करना ही क्यों है ना, आप क्यों नहीं उनसे आप ट्रूस कर लेते, आप संधि कर लेते। गाइस अभी आपको पता ही है कि ईरान और यूएसए एंड इजराइल, उनके बीच में वॉर चल रहा है। तो ट्रूस का मतलब होता है संधि। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, ये आपको न्यूज़पेपर में और हो सकता है आपके एग्जाम में भी, आने वाले एग्जाम में आपको यह मिले, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, है ना, वेदर इट इज कैट, वेदर इट इज सीडीएस, वेदर इट इज क्लैट, वेदर इट इज आईपीमैट, वेदर इट इज बैंक, वेदर इट इज एसएससी, वेदर इट इज एनडीए, है ना। आप कोई सा भी एग्जाम लिख रहे हो तो वहां पर अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है या सिनोनिम एंटोनिम्स में है तो ये वर्ड्स आ सकता है ना, बिकॉज ये अभी वोग में है। किस में है? यह वर्ड अभी वोग में है, चलन में है, फैशन में है, ट्रेंड में है। वोग इज अ वेरी गुड वर्ड। ओके, अब जो ये यंगेस्ट होता है अमंग ऑल, ये कहता है कि क्यों ना आप उससे संधि कर लो, है ना। तो बोलते हैं कि ये जो इसका भाई होता है ना, वो कहता है कि तुम, है ना, कैसी बातें कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो एक क्रेवन की तरह, तुम बात कर रहे हो एक डैस्टर्ड की तरह, तुम बात कर रहे हो एक कावर्ड की तरह, जो कि क्षत्रियों को शोभा नहीं देता है। तो क्रेवन, डैस्टर्ड एंड कावर्ड, ये सब तो हो गए डरपोक और ये सब हो गए बहादुर। अभी भी इसके अंदर और भी सिनोनिम है, एक वैलर भी होता है ना, शिवैलरस भी होता है। तो अपन अभी 4 याद रखते हैं। मैंने कहा ना, मेरा मकसद है आपको वर्ड्स याद कराना, ना कि मेरा मकसद है अपने ज्ञान का दिखावा करना, जिसको हम कहते हैं द वन हु डज सो, उसको हम क्या कहते हैं? पेडेंट। Pedant is the one who shows off his knowledge. It's a one word substitution, बता दूं, PEDANT, pedant। और ये टोन भी होती है pedantic। जो भी बच्चे कैट की, आईपीमैट की या क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं गाइज, आपके टोन का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, तो वहां पर एक ऑप्शन हो सकता है pedantic। तो ऑप्शन हो सकता है, जरूरी नहीं उसका आंसर हो, बट हमें ऑप्शंस की भी मीनिंग अगर पता हो तो हम बाकी हमारे लिए इजी हो जाता है करेक्ट आंसर तक पहुंचना। फाइन गाइस, हम देखेंगे जब रीडिंग के ऊपर आएंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द टोन्स, टोन्स होती क्या है ना गाइस। चलिए
अब ये जो रुक्मी का भाई है रुक्मा, ये उनको कहता है कि आप उससे संधि कर लो कृष्ण से, आपको करना ही क्यों है। फिर ये उनको एक और बहुत लॉजिकल बात कहता है कि आपने सोचा कभी कि आपकी जो सेना है वह कृष्ण से बहुत बड़ी है ना, और कृष्ण की जो सेना है वो तो आपके सामने बहुत छोटी है, बट फिर भी यह बार बार जीत जाते हैं और आप हार क्यों जाते हो। जरूर से जो कृष्ण है उसके पास कोई दिव्य शक्ति है, राइट। अब ये यहाँ पर जो जरासंध है उसको ये समझा रहे होते हैं, जो शिशुपाल है ये भी गुस्सा करता है ना, कि तुम बैठ जाओ, अगर तुम्हारे पिता होते तो उनको बहुत ही शर्म आती। ही मस्ट बी अशेम्ड ऑफ यू बिकॉज ऑफ योर डेस्टर्डनेस। दूसरी तरफ जो कृष्ण है ना, अब जो कृष्ण है वह आते हैं और वो बताते हैं कि जो जरासंध है वह अब शांत हो रखा है ना, और इनके पास एक एपिस्टल आता है, कहाँ का, हस्तिनापुर का एपिस्टल भी आता है। अक्रूर जी जिसको पढ़ते हैं और बताते हैं कि जो हस्तिनापुर है उनका वहां से संदेश आया। एपिस्टल क्या होता है बेटा, जो फॉर्मल लेटर होता है उसको हम कहते हैं एपिस्टल और मिमिसिव, राइट। तो वह एपिस्टल को पढ़ते हैं और बताते हैं कि जो हस्तिनापुर है वहां से उनके संदेश आया है कि अगर आपके जो जरासंध अगर हमला करता है तो हम आपके उसके लिए सहायता के लिए तैयार हैं, राइट। तो अब ये कृष्ण कहते हैं कि चलो इन्होंने अपनी पिछली जो भूल थी उसको सही करा, क्योंकि पिछली बार आपको पता है हस्तिनापुर ने मना कर दिया था कि हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन इस बार गुरु द्रोण ने चलकर उनको संदेश भेजा है कि आप निश्चिंत रहें कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि आप उनको लिखें, है ना। यहाँ पे बलराम कहते हैं उनको, बोल हमें तुम्हारी जरूरत की मदद की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद के बिना भी जीत सकते हैं ना। तो कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिखना उनको, है ना। बोले कि धन्यवाद, क्योंकि कृष्ण आपको पता है बलराम इज लाइक वेरी वार्म ब्लडेड, बड़ी जल्दी उनको ही लॉस्ट हिज टेम्पर। तो उनका जो टेम्परामेंट है बलराम का, टेम्पर क्या होता है आपका, आपा, है ना। तो बहुत जल्दी अपना टेम्परामेंट खोते हैं, TEMPER सॉरी, है ना। तो वो अपना बहुत जल्दी टेम्पर खोते हैं। ही लॉस्ट हिज टेम्पर, जो इनका टेम्परामेंट है, जो इनका आपा है ना, बहुत जल्दी वो खो देते हैं। लेकिन जो कृष्ण है, कृष्ण इज वेरी काम एंड ही इज वेरी गुड एट पॉलिटिक्स, है ना। तो डिप्लोमेट तो बहुत अच्छे थे, तो वो उनको अच्छे संदेश भेजते हैं। प्लस यहाँ पर अब वो कहते हैं कि जो जरासंध है वह शांत बैठा है ना। तो यहाँ पे कृष्ण जो अब उनको बताते हैं कि जो जरासंध है यह उस बिच्छू की तरह है, जो कि यह डिले हो सकता है, लेकिन ये अपनी जो जात है, जो डंक मार रहा है, वो छोड़ेगा नहीं, है ना। कुछ समय के लिए ये शांत बैठेगा, लेकिन ये वापस से आएगा, है ना, वापस से हमारे ऊपर हमला करेगा। और यह जो जरासंध है यह एक तंत्र विद्या से, इसको अगर आपने दो उसमें पार्ट में भी काट दिया, मतलब जरासंध वह है कि जिसको अगर आपने दो पार्ट में भी अगर आपने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट का मतलब होता है बांट देना, स्प्लिट हेयर होता है ना गर्ल्स, दो मुंह बाल। तो कहते हैं कि अगर आपने जरासंध को बराबर दो भागों में पार्ट में बांट भी दिया, फिर भी वो दोनों जुड़कर हमारे ऊपर हमला करेंगे। इतना एडमेंट है, इतना इविल है। एडमेंट कौन होता है, जिद्दी। तो इतना एडमेंट है कौन, जरासंध, कि अगर आपने उसको दो पार्ट में भी काट दिया तब भी वो आपके ऊपर हमला करेगा। एंड उसके ऊपर मायावी शक्तियां हैं। अब यहाँ पे जो कृष्ण है वह अक्रूर जी को उसका पास्ट सुनाते हैं, उसकी कहानी सुनाते हैं कि जरासंध था कौन। अब जरासंध कौन था, एक ऋषि थे, है ना। उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने एक सेज को बुलाया, एक हर्मिट को बुलाया कि हमें प्रोजिनी नहीं हो रही है। प्रोजिनी का मतलब आप समझ ही चुके हैं कि हमें ऑफस्प्रिंग नहीं हो रही है, कृपया करके इसका सल्यूशन करें, इसका हमें उपाय दें। अब जो ऋषि है वो आते हैं, एक होली यज्ञ करवाते हैं, होली इस पवित्र। और उसके बाद में वो उनको एक रानी है जो इनकी बड़ी इनकी दो पत्नियां होती हैं, तो जो इनकी बड़ी रानी होती है उसको वह एक सेव देते हैं और कहते हैं कि इसको तुम खा लेना, इसको तुम खा लेना, है ना। अब जो रानी है, रानी को लगता है कि ठीक है, रानी थोड़ी सी बिनाइन होती है, दयालु होती है, और वह अपनी छोटी रानी को ना, ये सेव है, ये कलश टाइप नहीं है, दिस इज सेव, है ना। तो AI है ना, AI ने गलत बना दिया है। तो अब होता क्या है कि जो सेज अब यहाँ पर बड़ी वाली रानी को क्या दिया है, एक सेव दिया है। ये छोटी रानी आप देख सकते हैं, उम्र के बीच में डिफरेंस भी है
राइट। तो जो बड़ी वाली है वो थोड़ी सी बिनाइन है, वो छोटे वाली को कहती है कि चलो अपन दोनों खा लेते। वो कहते नहीं दीदी, आपको जो हर्मिट थे, जो सेज थे, उन्होंने कहा था ये आपको खाना है। बोले कि अरे क्या हुआ? तो जो दशरथ की जो पत्नियां थी, जो ऋषि आए थे, उन्होंने जो खीर दी थी वो भी तो उन तीनों में बांटी थी, और तभी तो उन तीनों के पुत्र हुए थे। तो हम भी इसको बांट लेते हैं, हमारे भी अच्छे तेजस्वी, अच्छे ब्रेव, बड़े अच्छे पुत्र होंगे। तो वो कहती है हाँ ठीक है, बात तो ठीक है, ये हुआ था ऐसा, है ना, क्योंकि जो ऋषि थे उन्होंने यज्ञ करवाया था, और दशरथ के जो हुए तो उन्होंने खीर दी थी और सब में बांटी थी। तो ये अब सेव दोनों खा लेती हैं। अब जब ये दोनों काट कर बराबर सेव खाती है, उसके बाद में जो इनके घर में औलाद होती है वह दो हिस्सों में बटी हुई आती है। इट इज जस्ट स्प्लिट, बाइफरकेटेड होती है, दो अलग अलग टुकड़ों में बच्चा पैदा होता है। दोनों के बच्चे पैदा होते हैं 10वें महीने में, लेकिन वो आधे आधे होते हैं ना। यह देख के जो राजा है वो बड़ा ही बैम्बूजल्ड भी होता है, कंफ्यूज भी होता है कि ये क्या हो गया। उसको बड़ा दुख भी होता है, बहुत ज्यादा मेलनकॉलिक भी होता है कि अरे, मेलनकॉलिक, आई होप आपने वर्ड यूज करा होगा, नहीं करा है तो आप भगवान ना करे खैर आपको यूज करने की जरूरत पड़े, बट हाँ कोई सामने हो रखा है तो आप उससे पूछ सकते हो कि अरे आज तो बड़ा मेलनकॉलिक लग रहा है, बहुत ही ज्यादा सैड लग रहा है, क्या बात है ना। तो ट्राई टू यूज देम, एंड इट इज नॉट दैट यू शुड स्पीक द होल सेंटेंस इन इंग्लिश। एज आई टोल्ड यू कि अरे भाई तू बड़ा मेलनकॉलिक लग रहा है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी, एंड कभी भी हम किसी भी चीज को हम एक बार में पूरा नहीं कर लेते, इट इज ऑलवेज इन स्टेप बाय स्टेप। फाइन बच्चा। तो हमने जैसे थोड़े थोड़े चीजें बोलनी सीखी थी। पहले हमने अक्षर बोलने सीखे, आ, बा, बा, मा, मा, दा, दा, है ना। फिर हमने शब्द सीखे, फिर हमने सेंटेंस बनाने सीखे, है ना। तो वैसे ही अंग्रेजी में भी ऐसे ही होगा गाइस। व्हाई यू पीपल आर इन अ हरी, बट बी कंसिस्टेंट, जिनको भी सीखना है ना। तो अब ये क्या है कि जो अपने सैनिक हैं उनको बिहेस्ट करता है कि जाओ इसको जंगल में छोड़ आओ। बिहेस्ट करता है मतलब उनको डिक्री देता है। डिक्री और बिहेस्ट हम दोनों ने वर्ड देख रखे हैं, हम सभी ने दोनों वर्ड देख रखे हैं। तो आई होप आपको भी ये बाय हार्ट हो चुके होंगे। फाइन गाइस, जो न्यू है उनको वापस बता दिया है। तो अब ये क्या है, जो ये होते हैं सैनिक, ये बछड़े नहीं है, ये बच्चे हैं ना। अब एआई क्या होता है कि बच्चे नहीं बनाता, मतलब उसको लगता है क्रुएलिटी है। तो इसलिए अगर आप कभी एआई के ऊपर अगर बच्चों की कोई कमांड देंगे तो मना कर देता, बोला ना मैं नहीं बना रहा, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें क्रुएलिटी होगी। पता नहीं बच्चों की एआई बनाती है उसकी क्रुएलिटी कैसे हो जाती है ना। तो अब यहाँ पर जो सैनिक है वह उनको जंगल में शन कर देते हैं। ये भी हमने बहुत बार देखा है। अबैंडन कर देते हैं, उनको डेजर्ट कर देते हैं, है ना। दैट इज त्याग देना, उनको एब्सटेन कर देना, राइट। अब वह उनको जंगल में रिफ्रेन कर आते हैं, उनको छोड़ आते हैं। रिफ्रेन का मतलब भी होता है किसी को छोड़ देना, त्याग देना। तो ये यहां पर उनको रिफ्रेन कर देते हैं, उनको शन कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। तभी वहां से एक डेमनेस गुजर रही होती है जिसका नाम होता है जरा। फाइन गाइस, यहां से पड़ता है उस व्यक्ति का नाम जरासंध, है ना। अभी जो जरा है, जो डेमनेस है, वो देखती है कि यह मांस के दो टुकड़े आधे आधे पड़े हैं, तो ये उनको उठा के लेके चली जाती है। अब डेमनेस है तो इसको एग्जॉर्सिज्म आता है। एग्जॉर्सिज्म क्या होता है? तंत्र विद्या। ये मैंने आपसे एक बार पूछा भी था, एग्जॉर्सिज्म क्या होता है? तंत्र विद्या। जो तांत्रिक होता है उसको हम कहते हैं एग्जॉर्सिस्ट। फाइन। अब ये क्या करती है? यह एग्जॉर्सिज्म करती है और अपनी विद्याओं से उन दोनों को जोड़ देती है, और वह एक वर्टिकल कंप्लीट पुत्र बन जाता है, और यह जाके उस राजा को वापस दे आती है। और तभी राजा जो है उस पुत्र का बैप्टिज्म करता है जरासंध, कि उसने उसको जोड़ा है। संधि संधि, है ना। तो जरा के द्वारा जो जोड़ा गया है व्यक्ति, है ना, तो यह अब ही वॉज स्पेल्ड बाय मैजिकल पावर्स। स्पेल होता है, क्या होता है? आगोश में। मैजिकल स्पेल, स्पेल इज आगोश, जब आप किसी की पकड़ में होते हो ना। तो ही वॉज, जरासंध वाज आल्सो अंडर दी मैजिकल स्पेल। और अभी भी अगर आपने उसको काटेंगे दो भाग में तो वापस जुड़कर खड़ा हो जाएगा। यह उसकी पावर थी, जो कि कृष्ण जी हैं अक्रूर को बता रहे हैं कि जरासंध ऐसा है ना। तो आप उसको हल्के में मत लें जरासंध को। जरासंध जो है उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि इफ यू स्प्लिट इन टू पार्ट्स ही विल डेफिनेटली बी जॉइंड, एंड वापस वो खड़ा होकर हमला करेगा। अब क्या होता है, जो जरासंध है वह अपने क्रॉनी के साथ बैठकर पार्टी कर रहा है।
सुख हो दुख हो, जितने भी ये पियक्कड़ लोग होते हैं, कौन, डिप्सोमनियक, ये हमने देखा है पहले भी वर्ड, डिप्सोमनियक, है ना। अब आपको मैं इसको वापस रिआइट्रेट करा देता हूं। ये जो पीने से संबंधित वर्ड्स होते हैं गाइस, 3 तरीके की कैटेगरी होती है जो पीने में आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं। एक जो डूबा रहे सोम रस में, इसको याद करने का तरीका है, जो डूबा रहे, है ना। जैसे आपके आए क्वेश्चन की जो हमेशा अल्कोहल की जिसको बहुत ज्यादा इच्छा करती है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, डूबा हुआ। तो डूबने को इंग्लिश में कहते हैं डिप, और सोमरस तो डिप्सोमनियक। फिर जो टिप टिप करके पिए, मतलब कभी कभी पिए, उसको हम कहते हैं टिपलर। फाइन। जो कभी नहीं पिए, जो टोटली चाय पर निर्भर करे, और जरूरी नहीं है वो चाय भी पिए, सिर्फ याद करने का तरीका है बच्चा, उसको हम कहते हैं टी टॉटलर। क्या कहते हैं, टी टॉटलर। Teetotaler is the one who abstains from alcohol, who refrains from alcohol, that is known as teetotaler. The one who drinks occasionally is known as tippler. The one who has always strong desire of alcohol, उसको हम कहते हैं dipsomniac. और जो व्यक्ति पिया हुआ होता है, तो अब ये दोनों क्या हो रखे हैं, ये दोनों ही inebriated हैं। ये दोनों ही क्या है, इनएब्रिएटेड है, पिए हुए हैं। अब ये पहले ही बहुत ज्यादा टिप्सी है। टिप्सी इज अगेन इट्स अ नेम ऑफ अ रेस्टोरेंट, है ना, TIPSY। एंड टिप्सी का मतलब भी होता है पिया हुआ। ये गाना भी है एक गैरी संधू का कि आज नचंदा जी करदा, मैं पहले ही थोड़ा टिप्सी, अब और पीने दा जी करदा, है ना। तो tipsy is again the one who is drunk, inebriated. It's a very good word guys, ये आपको बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा। inebriated, है ना, inebriated मतलब जो पिया हुआ है। फाइन। और जो नहीं पिया हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं, सोबर, SOBER। फाइन, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। सो अब होता क्या है कि ये अपने मित्र शल्ले के साथ बैठे हैं, और ये अब शल्ले के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो रहे हैं ना, कि तुमने अभी तक जो रणनीति बताई वो सारी फेल हुई, है ना, और तुमने मेरी इज्जत की मिट्टी मलेत करवा दिया, है ना, तुमने मुझे हरवा दिया। अब क्या नई योजना लेकर आया। तो शल्य कहता है कि अब मेरे पास एक ऐसा उपाय है ना, जो कि पेनेसिया है, रामबाण है, कृष्ण और बलराम को मारने का। क्या है, पेनेसिया है। क्या है, पेनेसिया। पेनेसिया क्या होता है गाइस, रामबाण, राइट। तो अब ये कहते हैं कि अच्छा ये रामबाण है, बताओ क्या है। बोले कि काल यवन, है ना। जो काल यवन है ये एक बाहरी ताकत है, विदेशी है ना। यवन राज्य का ये युवराज है। और अब ये कहते हैं कि कौन है ये काल यवन। तो अब ये उसको काल यवन का पास सुना रहे हैं, क्योंकि अब ये कृष्ण को मारने के लिए जरासंध और शल्य एंड एवरीवन दे वर प्लानिंग टू ब्रिंग अ फॉरेन वन, है ना, जो फॉरेनर। जैसे आपको पता होगा कि अगर इंडिया और चाइना की अगर लड़ाई चल रही है, भगवान ना करे, लेकिन अगर मान लो चल रही है, तो हम क्या करेंगे, हम बुलाएंगे रशिया को, या ये बुलाएंगे USA को, है ना, ये बुलाएंगे पाकिस्तान को, व्हाटएवर। तो ये जो बाहर से आप किसी की मदद बुला रहे हैं, तो वैसे ये भी अब बाहर के यमन देश के उसको बुलाते हैं। पूछते ये यमन है कौन। तो ये बताते हैं कि एक ऋषि हुआ करते थे, एक सेज थे, जिनको एक बार भरी सभा में उन्हीं के जो भाई हैं, उन्होंने उनका स्कॉर्न उड़ाया था, कॉफ उड़ाया था कि तुम्हारे अभी तक संतान नहीं है, तुम तो इम्पोर्टेंट हो। तो इस ऋषि की क्या होती है, संतान नहीं होती है ना, क्योंकि ये तप में और इन सब में लीन थे, तो इन्होंने संतान करी नहीं। लेकिन ये जब बैठे हुए थे एक बार अपने मित्रों के साथ, तो वहां पे जो इनका भाई था उसने कह दिया, इनका स्कॉर्न उड़ाते हुए, इनका स्कॉफ उड़ाते हुए ना, स्कॉफ एट, स्कॉर्न एट, है ना, जीर एट, राइट, मॉक एट, ये फिक्स प्रेपोजिशंस हैं। काइंडली ध्यान रखें, आपके पेपर में क्लोज टेस्ट के अंदर फिक्स प्रेपोजिशंस भी आती हैं बहुत बार। तो यह या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस, तो इनके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए गाइस। तो अब क्या होता है, जब ये ऋषि का स्कॉर्न उड़ाते हैं, स्कॉफ उड़ाते हैं कि तुम तो इंपोर्टेंट हो। इंपोर्टेंट कौन होता है, ऐसा व्यक्ति जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, जिसको हम नामर्द कहते हैं, उसको हम कहते हैं इम्पोर्टेंट, राइट। अब यहां पर जो लाल किताब से जो पढ़ते हैं ना, ये एक किताब आती है वोकैबुलरी की, जिसके अंदर आपको रूट वर्ड्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, है ना। तो मैं एक बहुत बड़े इंडिया के इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा रहा था, इंडिया के इंस्टीट्यूट में, है ना, जो पूरे भारत के अंदर जिसकी ब्रांचेस हैं। एंड मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, विच इज फेमस फॉर कैट एंड ऑल, है ना, जो कैट के लिए फेमस है। तो उनके जो ओनर थे,
उन्होंने मुझसे ऐसे ही कहा, बिकॉज आई एम नॉट इनटू फेवर ऑफ दिस रेड किताब, है ना, लाल किताब के मैं फेवर में हूं नहीं कि बच्चों को पहले मैं रूट वर्ड सफिक्स प्रीफिक्स याद कराऊं, जो कि पेपर में एक क्वेश्चन नहीं आने वाला, नहीं आता ना। और बच्चा कभी भी बैठ कर वहां नहीं देखता है किसी वर्ड का मीनिंग, किसमें प्रीफिक्स सफिक्स क्या है। आप वो आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, है ना। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर ये हेल्प करता है। आप देखिए ना, आई एम इट इज ऑलवेज मेक पॉजिटिव वर्ड्स, है ना, इंपॉर्टेंट हो गया, इंप्रेसिव हो गया, है ना। मैंने कहा सर एक नेगेटिव वर्ड भी बनाते हैं ये, जैसे कि आपका इंपोर्टेंट हो गया, इट्स अ नेगेटिव वर्ड, है ना, जो द वन हु लैक्स वाइटल पावर। तो क्या है कि मैं क्यों नहीं हूं लाल किताब के फेवर में बच्चा, ये आपको थोड़ा सा बैम्बूजल कर देती है, ये कंफ्यूज करता है ना। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिससे कि आप अगर आपने देखा हो तो उसके दो तरीके से यूज में लिया जा रहा है, किसी के आगे वो पॉजिटिव हो जाता है, किसी के आगे नेगेटिव हो जाता है। तो इट मेक्स द स्टूडेंट बैम्बूजल्ड, वह उनको बहुत ज्यादा कॉन्फाउंड कर देता है, वो बहुत ज्यादा उनको मडल कर देता है, फ्लस्टर कर देता है, कंफ्यूज कर देता है। एंड ये भी एक होता है कि कई बार बच्चों ने एक रूट वर्ड या एक प्रीफिक्स याद कर लिया, लेकिन सिर्फ प्रीफिक्स याद कर लेने से आप किसी दूसरे वर्ड का मीनिंग कभी बना ही नहीं सकते। ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, है ना। तो जैसे ओमनी है, अब ओमनीवरस, ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट का मतलब पता पड़ गया, बट ओमनीबस का मतलब नहीं पता पड़ेगा, फाइन। तो अब जैसे फाइल का मतलब तो आपको पता है, इट इज लव, बट व्हाट इज फिलैटली, अब नहीं पता ना फिलैटली का। तो ये सिर्फ फाइल याद करने से क्या हो गया। तो इसलिए मेरा मानना है आप डायरेक्ट वर्ड्स याद करो और फिर खुद प्रीफिक्स सफिक्स बनाओ, खुद से बनने लग जाएंगे। अगर मेरे को वर्ड्स का मीनिंग पता है ना, जैसे अनियंत्रित, असंयमित, आपके अकस्मात या अपरिचित, है ना, तो मुझे पता पड़ रहा है बिना, बिना परिचय का अपरिचित, अनियंत्रित बिना नियंत्रण के, है ना। तो जब असंयमित जो संयमित नहीं हो, तो मुझे अब अपना पता पड़ा है ना, मतलब बिना। मैंने कोई हिंदी पढ़ी थोड़ी ना, कोई मैंने किताब थोड़ी पढ़ी कि इसमें प्रसर्ग और उपसर्ग क्या है, अभी तक याद नहीं, लेकिन हाँ मुझे शब्द की मीनिंग पता है, तो मैं बता दूंगा इसमें कि इस शब्द को हटाने से क्या बन रहा है, फाइन। तो वैसे ही अगर आप इंग्लिश में भी ये काम करते हो गाइस, तो जो आपको पढ़ाया जाता है ये उल्टा तरीका है। टीचर्स कहते हैं आप वो लाल किताब पढ़ लो, अरे लाल किताब पढ़ क्यों लो, पहले तुम वर्ड्स पढ़ लो, लाल किताब तुम खुद लिख दोगे, Isn't it? अगर आज आपको वर्ड मीनिंग्स पता हैं, और दूसरी बात, एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आता कि बताइए इसमें प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, रूट वर्ड्स क्या है, तो मैं अननेसेसरी अपने दिमाग में कचरा इकट्ठा क्यों करूं जब उसका कोई प्रश्न भी नहीं आ रहा। और अभी हमारा समय किस चीज का है, अभी हमारा समय कचरा इकट्ठा करने का, ये काम की चीजें हैं, इकट्ठा करने काम की चीजें। इसलिए डायरेक्टली लर्न द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, एंड वहां पर आपको उसका रिफिक्स प्रीफिक्स ये नहीं खेलना है गाइस, fine. So don't waste your time, rest, it is up to you, what do you think, fine, okay. अब क्या है कि वो जब उसको स्कॉर्न करते हैं, तब यहां पर जो ऋषि है एक वाव लेते हैं कि मैं इतना बलशाली पुत्र मांगूंगा जिसको कोई भी कभी हरा नहीं सकता हो, कोई उसको अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकते हो, कोई भी भारत के अंदर, मतलब कोई भी इस धरती के ऊपर देव मनुष्य उसको मार ना सके, राइट। अब ये यहां पर कठोर पेनेंस करते हैं, बहुत ही कठोर ऑस्टेरिटी इज ऑल्सो लाइक, वैसे ऑस्टेरिटी तो होती है वैसे बहुत ज्यादा गरीबी में, बहुत कम में जीवन व्यापन करना, तो एक तपस्या के समान होता है, इसलिए आप इसको भी तपस्या कह सकते हो, और पेनेंस तो तपस्या है ही। तो अब ये कठोर ठंड के अंदर हिमालय के ऊपर जाके वो करते हैं तपस्या, पेनेंस करते हैं। जो शिव जी है वो उनकी तपस्या से बहुत ग्ली हो जाते हैं, बहुत इलेटेड होते हैं, और वो उनको कहते हैं कि तुम मांगो मुझसे, क्या मांगते हो। तो वो कहते हैं कि आप मुझे एक ऐसा पुत्र दे, है ना, जो बलशाली हो, किसी से भी परास्त ना हो, और कोई भी उसको मार ना सके, है ना। अब क्या होता है कि जो पुत्र होता है इनके, उसका नाम होता है काल यवन। साथ ही जो शिवजी है वह कहते हैं कि ठीक है, अब तुम्हारे उस पुत्र के साथ साथ तुम्हारा जो जीवन शैली है वो भी बदल जाएगी, अब तुम बहुत ज्यादा अफ्लुएंट हो जाओगे, बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हो जाओगे, है ना, और तुम्हारे राजसी ठाट बात होंगे, और तुम्हारी बहुत ही लेविश लाइफ हो जाएगी, है ना। और वह अब उसको, ऋषि को बहुत ही ज्यादा अडोनिस बना देते हैं, बहुत ही ज्यादा स्प्रूस बना देते हैं शिवजी, अपने बूंद से क्या बना देते हैं उसको, स्प्रूस अडोनिस बना देते हैं, दैट मीन्स वेरी हैंडसम, ये वो ऋषि है। अब क्या होता है कि ऋषि जंगल में से गुजर रहे होते हैं, ही वॉज क्रॉसिंग थ्रू दैट जंगल, तभी वहां पर एक निम्फ
निम्फ इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस। ये हमने महाभारत के पहले एपिसोड में ही हमने वर्ड देखा था। निम्फ का मतलब होता है, निम्फ का मतलब होता है अप्सरा, राइट। तभी वहां पर एक अप्सरा जो होती है स्नान कर रही होती है, जिसको यह जो ऋषि है वह देखते हैं और वह उसकी तरफ एंटाइस हो जाते हैं, उसकी खूबसूरती की तरफ, उसकी ब्यूटी की तरफ वह ल्यूर हो जाते हैं, खिंचे चले जाते हैं। एंड जो अप्सरा है रंभा, है ना, वह भी उनके चेहरे का रेडियंस देखकर, तेज देख के, रेडियंस और ऑरा यह देख के वह भी इनकी तरफ एंटाइस हो जाती है, उनकी तरफ आकर्षित होती है। वह उनसे नपशील की डिमांड करते हैं, उनसे एक पुत्र की डिमांड करते हैं। इनका विवाह हो जाता है और इनके घर पर पुत्र पैदा होता है जिसका नाम होता है काल यवन। अब होता क्या है, इसका नाम ये काल यवन कैसे पड़ा बताएंगे। अब क्या होता है कि जो यह अप्सरा है, जो निम्फ है ना, यह राजन के पास आती है और राजन को कहती है कि राजन, मैंने अपना जो दायित्व था, मैंने पुत्र आपको ये एक दिया आपको, है ना, अब यह मेरा जो समय है, अब वापस मेरा हेवन पैराडाइज की तरफ जाने का आ गया, मैं धरती लोक पे रह नहीं सकती और मैं इस बालक को, इस इन्फेंट को मैं अपने साथ वहां ले जा नहीं सकती, तो मैं यह आपको सौंप कर जा रही हूं। अब आप ही इसको फॉस्टर करें, अब आप ही इसका भरण पोषण करें। और यह कह के वो चली जाती है। फाइन गाइस, अब देखेंगे कि नन्हा सा बालक है जो काल यवन बनेगा और जिसका कृष्ण के साथ युद्ध होगा। जरासंध ने इसको बुलाया है ना, अपनी सेना में उसको मदद करने के लिए, कृष्ण को वैंक्विश करने के लिए, कृष्ण को परास्त करने के लिए। तो गाइस, आई होप वी हैव लर्न्ड मेनी न्यू एंड गुड वर्ड्स हियर। हमने बहुत सारे अच्छे और नए वर्ड्स देखे हैं जो कि आपके पेपर में आपको हेल्प करेंगे, आपकी पढ़ाई में आपको हेल्प करेंगे। एंड मेरा जो प्रयास है कि आप बिना लिखे वर्ड्स को याद करें और आपको एग्जाम तक ये वर्ड सारे याद रहें, और फिर अपन बाद में प्रैक्टिस भी करेंगे। आई विल कम अप विद सम टेस्ट, सम प्रैक्टिस पेपर्स, है ना, जो भी हमने पढ़े हैं, जिससे कि आपका मनोबल भी बढ़े। और अगर आप प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे अभी, तो आप देखेंगे कि मेरे पढ़ाए हुए जो वर्ड्स हैं अपने चैनल के ऊपर, वह भी आपके टकराएंगे कहीं पर और आपको याद भी रहेंगे। फाइन गाइस, तो विद दैट ओनली सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम देखेंगे कि काल यवन और कृष्ण का युद्ध और कैसे जो कृष्ण है वो इनको मारेंगे, है ना, क्योंकि पता है कृष्ण ही जीतेंगे। कृष्ण है तो वो तो ऑफ कोर्स ही गोना डिफीट, ही गोना कॉन्कर ऑल। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।